हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, यानी नियंत्रित एवं अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। उसमें हमने बात करी थी न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की, जो कि होता है K से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हमने डिसाइड किया था रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रॉन टू द रेट ऑफ लॉस ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमने ये देखा था कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के बेसिस पर हमारे पास अलग अलग प्रकार की रिएक्शन, चेन रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है। इसमें हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कि अगर K की वैल्यू 1 से कम हो, इस केस में न्यूट्रॉन इमिट तो कम होते हैं और एब्जॉर्ब ज़्यादा होते हैं, तो ये रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाती, मतलब ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती है। ठीक है, इट इज़ नॉट सेल्फ सस्टेनिंग, ये स्वतः ही आगे नहीं बढ़ती है, जो हमने डिस्कस किया था, यानी रिएक्शन आगे जाके रुक जाती है। दूसरी सिचुएशन हमने बात करी थी, अगर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से ज़्यादा हो, उस स्थिति में उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स की संख्या जो है वो ज़्यादा होगी और अवशोषित होने वाले न्यूट्रॉन्स कम होंगे। तो अगर ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स अवशोषित होंगे, उत्सर्जित होंगे, तो वो ज़्यादा मात्रा में और नाभिकों को विघटित करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उससे और ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होंगी। तो ये रिएक्शन जो है वो स्वतः ही आगे बढ़ती जाती है, मतलब इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो सेल्फ सस्टेनिंग होगी, मतलब स्वयं संपोषी होगी। एक बार रिएक्शन आगे बढ़ने के बाद खुद से ही आगे चलती रहती है। और हमने इसमें ये भी देखा था कि इस प्रकार की रिएक्शन की जो रेट है वो बढ़ती ही जाती है। ठीक है, अभिक्रिया की जो दर है वो बढ़ती जाती है और इसी कारण हमने इसे अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा था। ठीक है, इट इज अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बेसिकली एक्सप्लोजन में तब्दील हो जाती है, मतलब उससे फाइनली हमारे पास चूंकि अत्यधिक अमाउंट में हमारे पास एनर्जी रिलीज होगी, तो फाइनली उससे विस्फोट होता है। और ये प्रोसेस किस में होती है? ये प्रोसेस मैंने बताया था, ये होती है एटम बम के केस में होती है, जहां पर अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। एक बार रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद वो स्वतः ही आगे बढ़ती जाती है, उसकी रेट भी बढ़ती जाती है, जिससे वो कंट्रोल नहीं होती और फाइनली उससे विस्फोट होता है और ये प्रोसेस एटम बम में होती है। मैं इस पे अलग से एक छोटा सा एनिमेटेड वीडियो रिप्रेजेंट कर दूंगा, जिससे आप समझ सको कि सेल्फ सस्टेनिंग किस प्रकार से, इसकी रेट किस प्रकार से बढ़ती है और एक्सप्लोजन किस प्रकार से होता है। ठीक है, तीसरी हमने जो कंडीशन की बात करी थी कि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान अगर 1 के बराबर, इस स्थिति में क्या होता है कि जितने न्यूट्रॉन अवशोषित होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन हमारे पास उत्सर्जित होते हैं। अगर एक न्यूट्रॉन अवशोषित होगा तो एक ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित होगा, वो न्यूट्रॉन वापस किसी दूसरे यूरेनियम नाभिक से टकराकर दो मध्यवर्ती नाभिक बनाएगा और वापस एक ही न्यूट्रॉन उत्सर्जित करेगा, वो वापस दूसरे नाभिक को विघटित करेगा। तो इस प्रकार ये प्रोसेस जो है वो भी स्वयं आगे बढ़ती जाती है, मतलब सेल्फ सस्टेनिंग तो होती है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इसमें एक न्यूट्रॉन से एक ही न्यूट्रॉन वापस बनता है, जो वापस केवल एक ही नाभिक को विघटित या विखंडित करेगा। मतलब इस प्रकार की प्रोसेस की जो रेट है वो कांस्टेंट होती है, वो बढ़ती या घटती नहीं। अब अगर ये रेट कांस्टेंट है तो हमने इस प्रकार की रिएक्शन को या चेन रिएक्शन को कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन कहा था। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्टर में होती है। किसमें होती है? न्यूक्लियर रिएक्टर, जो हम हमारे आगे वाले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है, या ये कह दें एक ऐसा सेटअप होता है जिसमें हम नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग जो है वो विद्युत ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो डिस्कस करेंगे इसके बाद वाले में। ठीक है, और ये प्रोसेस भी सेल्फ सस्टेनिंग होती है। तो हमारे पास ये आता है गाइस कि एक प्रोसेस तो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती है। यदि न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से कम है तो अभिक्रिया स्वयं ही आगे नहीं बढ़ती है, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं होती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का मान 1 से ज्यादा है या फिर 1 के बराबर है, तो दोनों ही कंडीशन में ये प्रक्रिया सेल्फ सस्टेनिंग होती है, मतलब स्वतः ही आगे बढ़ती जाती है। लेकिन इस सेल्फ सस्टेनिंग प्रोसेस होने के पीछे भी कुछ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उन्हीं प्रॉब्लम्स को डील करेंगे। तो गाइस, हम बात करते हैं कि किसी भी चेन रिएक्शन के सेल्फ सस्टेनिंग होने के पीछे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड होती है और उन प्रॉब्लम्स को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो इस पूरे को हम रफ कर देते हैं और हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू
सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन कि किसी भी स्वयं संपोषी श्रृंखला अभिक्रिया में क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, क्यों वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो सकती, और हमें उसको सेल्फ सस्टेनिंग करने के लिए या हम ये चाहे कि रिएक्शन स्वतः ही आगे बढ़ती जाए तो हमें उन प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन, यानी कि स्वयं संपोषी श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पन्न समस्याएं। देखिए गाइस, यहाँ पर वीडियो लेक्चर में कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट हमेशा ही डिलीवर होता है जो आपको आपके पीडीएफ नोट्स में नहीं मिलेगा। तो जो कुछ आपको एक्स्ट्रा कंटेंट वीडियो लेक्चर में दिखे उसको आप स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके अपने नोट्स में जरूर क्या कहते हैं याद से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन में एसोसिएटेड होती है। गाइस बेसिकली 3 तरह की प्रॉब्लम होती है इसमें। वेरी फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसे हम कहते हैं लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन, देखिए इस लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि न्यूट्रॉन के क्षरण की समस्या होती है ना। न्यूट्रॉन जो है वो लीक हो जाता है, उसकी प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं, न्यूट्रॉन का क्षरण। इसको डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ी सी हल्की सी बातें कर लेता हूँ कि प्राकृतिक यूरेनियम जो हमारे पास होता है, नेचुरल यूरेनियम, ठीक है, हमारे पास जो नेचुरल यूरेनियम होता है उस नेचुरल यूरेनियम का 2 आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि उसके 2 समस्थानिक होते हैं। एक तो होता है यूरेनियम 235 और एक होता है यूरेनियम 238। प्राकृतिक यूरेनियम के 2 समस्थानिक होते हैं, यूरेनियम 235 जिसमें 235 न्यूक्लियॉन्स होते हैं और एक होता है यूरेनियम 238 जिसमें 238 न्यूक्लियॉन्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे यूरेनियम 235 जो है वो हमेशा ही तापीय न्यूट्रॉनों से ही अभिक्रिया करता है। किससे? तापीय न्यूट्रॉन्स। और तापीय न्यूट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे न्यूट्रॉन्स जिसकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वे न्यूट्रॉन्स जिनकी ऊर्जा कम होती है, इन्हें मंदित न्यूट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मंदित न्यूट्रॉन भी कहते हैं, मंदित न्यूट्रॉन्स। तो क्या होता है कि यूरेनियम 235 पर जब कोई तापीय न्यूट्रॉन आपतित होता है तो ये इसको अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करने के बाद ये बदल जाता है यूरेनियम 236 में, और यूरेनियम 236 जो है वो अनस्टेबल होता है और इसके बाद ये 2 मध्यवर्ती नाभिकों में टूटता है और उसके साथ ही हमारे पास और न्यूट्रॉन भी रिलीज होते हैं जो हम नाभिकीय विखंडन में पढ़ चुके हैं। दूसरा हमारे पास जो आइसोटोप होता है वो होता है 238। ये मंदित न्यूट्रॉन से अभिक्रिया नहीं करता, मतलब अगर यूरेनियम 238 पर कोई तापीय न्यूट्रॉन आपतित होता है तो ये उसको अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अवशोषित करने के बाद ये अनस्टेबल यूरेनियम के आइसोटोप में नहीं बदलता है। बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर यूरेनियम 238 जो है वो तापीय न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, मतलब कम ऊर्जा के न्यूट्रॉन से वो अभिक्रिया नहीं करता है, वो अभिक्रिया करता है किसके साथ? अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स के साथ। यानी कि वो अभिक्रिया करता है किसके साथ? अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स के साथ। अब अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो सकती है। तो मेरी बात समझिए कि नेचुरल यूरेनियम के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 235 और 238। 235 तापीय न्यूट्रॉन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स के साथ अभिक्रिया करते हैं, जबकि यूरेनियम 238 अधिक ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से अभिक्रिया करता है जो होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, जिनकी ऊर्जा 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। उन न्यूट्रॉन्स से ये विखंडित होता है, जबकि ये जो है वो कम ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन से विखंडित होता है। अब किसी भी सैंपल में अगर हमारे पास यूरेनियम का कोई सैंपल है तो उस सैंपल में इन दोनों की परसेंटेज वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कम होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो हमारे पास क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम समझिए, हमारे पास प्रॉब्लम पहले में अपन एक डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास यूरेनियम का कोई नाभिक है, ठीक है, तो यूरेनियम के नाभिक पर जब अपन किसी मंदित न्यूट्रॉन को या तापीय न्यूट्रॉन को डालते हैं तो इस स्थिति में क्या होता है? इस स्थिति में हम जानते हैं कि ये मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले 2 नाभिकों में टूटेगा। ये मध्यवर्ती
द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में टूटेगा, जिसकी अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। और उसके साथ ही एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन प्राप्त होता है, लेकिन हम यहाँ पे केवल 2 न्यूट्रॉन ही बना देते हैं। ये हमारे पास न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर आपतित होने वाला न्यूट्रॉन तापीय न्यूट्रॉन था, मतलब इसकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन की ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं गाइस, हमारे पास जो यूरेनियम का सब्सटेंस होता है, जो भी सैंपल है उसमें इसकी मात्रा कम होती है और इसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा। तो अब अगर हमारे पास उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स जो है, उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा जो है वो क्या होती है, ज्यादा, और ये ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स इसके द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। और अगर ये इसके द्वारा अवशोषित हो गए तो हमारे पास इस यूरेनियम 235 को विखंडित करने के लिए न्यूट्रॉन नहीं बचेंगे। और अगर ये न्यूट्रॉन नहीं बचेंगे तो इस स्थिति में यहाँ पर ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो हम क्या करते हैं कि इसकी परसेंटेज वैल्यू को आर्टिफिशियल मेथड से बढ़ाते हैं, और ये आर्टिफिशियल मेथड जो है वो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे। तो हम बात कर लेते हैं कि किसी भी श्रृंखला अभिक्रिया के स्वयं संपोषी होने के पीछे कौन कौन सी प्रॉब्लम एसोसिएटेड हो सकती है। तो इसमें वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है न्यूट्रॉन का क्षरण, यानी न्यूट्रॉन का लीक होना। देखिए क्या होता है, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि यूरेनियम के किसी नाभिक पर जब हम तापीय न्यूट्रॉन को आपतित करते हैं, जो हमने अभी देखा, तो इस स्थिति में यूरेनियम का ये जो नाभिक है, बेसिकली हम यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप की बात करें, 235 की, तो ये मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या वाले दो नाभिकों में टूटता है और इसके साथ ही एवरेजन 2.5 न्यूट्रॉन और उत्सर्जित होता है। यहाँ पे अपन 2 ही न्यूट्रॉन की बात कर लेते हैं। अब ये जो उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स है, ये न्यूट्रॉन्स आगे और यूरेनियम के नाभिकों से टकराकर विखंडन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अगर ये न्यूट्रॉन आसपास के सिस्टम में, क्योंकि हम यूरेनियम को जिस बॉक्स में रखते हैं, ठीक है, अगर उस बॉक्स द्वारा इनका अवशोषण हो जाए तो हमारे पास आगे रिएक्शन बढ़ाने के लिए ये न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं न्यूट्रॉन का क्षरण, यानी न्यूट्रॉन का लीक हो जाना। यानी कि उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स अगर यूरेनियम से इस विखंडनीय पदार्थ से पलायन कर जाए या फिर आसपास के परिरक्षण आवरण में अवशोषित हो जाए, तो फिर आगे के रिएक्शन बढ़ाने के लिए हमारे पास न्यूट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे और इसकी वजह से रिएक्शन बंद हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएगी स्वयं। तो इस प्रॉब्लम को हम कहते हैं न्यूट्रॉन का क्षरण, यानी लीकेज ऑफ न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं गाइस, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इन न्यूट्रॉन्स का किसी आसपास के परिरक्षण आवरण में अवशोषित होना जो है वो डिपेंड करता है कि आसपास का एरिया कितना है। मतलब अगर एरिया बहुत ज्यादा होगा आसपास का तो उसमें ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स अवशोषित हो सकते हैं। मतलब न्यूट्रॉन का अब्जॉर्प्शन जो है, न्यूट्रॉन का अवशोषण जो है वो किस पे डिपेंड करता है, अवशोषण डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर आसपास का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारे पास ज्यादा होगा तो न्यूट्रॉनों का अवशोषण भी ज्यादा होगा। जबकि हम ये देखते हैं कि किसी यूरेनियम से न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन किस पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन डिपेंड करता है हमारे पास कितने ज्यादा यूरेनियम के नाभिक है, मतलब हमारे पास यूरेनियम का कितना ज्यादा आयतन है। यानी न्यूट्रॉनों का जो उत्सर्जन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो आयतन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो हम तो क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि रिएक्शन स्वतः ही आगे बढ़े। तो इस स्थिति में हमेशा ही हमारे पास उत्सर्जन तो ज्यादा होना चाहिए और अवशोषण क्या होना चाहिए, ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन उत्सर्जित होने चाहिए और कम मात्रा में अवशोषित होने चाहिए, तभी हमारे पास न्यूट्रॉन्स बचे रहेंगे और वो रिएक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो हम ये चाहते हैं कि उत्सर्जन ज्यादा हो और अवशोषण कम हो। इसका मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो हमेशा कम हो और आयतन हमेशा क्या हो, ज्यादा हो। तो हम क्या करते हैं, हम विखंडनीय पदार्थ या यूरेनियम का ऐसा एक न्यूनतम द्रव्यमान सिलेक्ट करते हैं जिसमें अवशोषण तो कम होता है और उत्सर्जन क्या होता है, ज्यादा। उस स्पेसिफिक न्यूनतम द्रव्यमान को हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं गाइस। क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं क्रांतिक द्रव्यमान, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मास। ठीक, तो हमने क्या डिस्कस किया, हमने ये डिस्कस किया कि न्यूट्रॉनों का अवशोषण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जबकि उत्सर्जन आयतन पर निर्भर करता है। हम चाहते हैं कि उत्सर्जन ज्यादा हो और अवशोषण कम हो, मतलब हम ऐसे मास का चयन करते हैं जिसमें उत्सर्जन ज्यादा हो, यानी जिसका आयतन ज्यादा हो, और इसमें अवशोषण कम हो, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो। तो ऐसे न्यूनतम द्रव्यमान को हम क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं जहां पर उत्सर्जन ज्यादा और अवशोषण कम होता है, जिससे हमेशा ही हमारे पास न्यूट्रॉन्स अवेलेबल होंगे और वो अवेलेबल न्यूट्रॉन्स आगे विखंडन करेंगे और प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे। तो ये जो पहली प्रॉब्लम है न्यूट्रॉन का क्षरण, इसको हम इस तरह से कुछ सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर। दूसरी प्रॉब्लम के हम बारे में बात करते हैं, इसको रफ करते हैं। दूसरी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। सेकंड जो हमारे पास प्रॉब्लम आती है उसे हम कहते हैं एनर्जी प्रॉब्लम। देखिए गाइस, ऊर्जा की समस्या।
हमने अभी क्या पढ़ा, हमने अभी पढ़ा कि यूरेनियम के नाभिक पर जो बेसिकली 235 होता है, क्योंकि हमने 235 से ही रिएक्शन पढ़ी है, उस पर जब किसी तापीय न्यूट्रॉन को हम आपतित करते हैं तो ये मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूटता है। इस तरह से ये मध्यवर्ती द्रव्यमान संख्या के दो नाभिकों में टूटता है और साथ ही एवरेजन 2.5, लेकिन हम यहाँ पे दो ही न्यूट्रॉन कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने न्यूट्रॉन को आपतित किया था वो तापीय न्यूट्रॉन होता है, मतलब इसकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जबकि उत्सर्जित होने वाले जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी ऊर्जा लगभग 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है। अब ये जो ज्यादा ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स है वो आगे इस यूरेनियम 235 को विखंडित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यूरेनियम 235 केवल तापीय न्यूट्रॉनों से ही अभिक्रिया करता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो न्यूट्रॉन्स है वो आगे विखंडन नहीं कर पाएंगे, तो रिएक्शन बंद हो जाएगी, वो स्वतः संपोषी नहीं हो पाएगी, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को कम करना पड़ेगा और कम करके हमें इनकी ऊर्जा को किसके बराबर लाना पड़ेगा, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जो इन न्यूट्रॉन्स से या जिनसे ये न्यूट्रॉन्स टकराकर अपनी ऊर्जा खो देते हैं और उनकी ऊर्जा कम हो जाती है। तो ऐसे पदार्थों को हम मंदक या मॉडरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, मॉडरेटर कहते हैं। तो बेसिकली हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिन पदार्थों से ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन्स टकराते हैं और टकराने के बाद अपनी अधिकांश ऊर्जा वहां पर खो देते हैं और इनकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाती है। जब इनकी ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो जाती है तब ये यूरेनियम 235 से टकराकर वापस इस रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं और इस रिएक्शन में वापस हमारे पास जो न्यूट्रॉन उत्सर्जित होंगे उनकी ऊर्जा भी हमेशा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगी। ये उत्सर्जित न्यूट्रॉन्स भी वापस उस मंदक से टकराएंगे, उनकी ऊर्जा कम होगी और इस प्रकार ये रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। तो प्रॉब्लम क्या है कि उत्सर्जित न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा हमेशा ज्यादा होती है। ज्यादा ऊर्जा वाले ये जो न्यूट्रॉन्स है वो यूरेनियम 235 को विखंडित नहीं कर सकते, इनकी ऊर्जा तापीय न्यूट्रॉन्स के बराबर होनी चाहिए। तो हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करते हैं जिनसे ये टकराते हैं और टकराने के बाद इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम, जिससे ये और आगे नाभिक को विखंडित कर सके और श्रृंखला अभिक्रिया को आगे बढ़ा सके। अब मोस्टली मॉडरेटर्स बेसिकली ऐसे हम पदार्थ कह सकते हैं जो न्यूट्रॉन्स की ऊर्जा को अवशोषित करके उनकी ऊर्जा को कम करते हैं, उनको मंदित करते हैं। ठीक है, और मोस्टली हम इसमें ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, मंदक के रूप में किसका उपयोग करते हैं, ग्रेफाइट का, या फिर भारी पानी D2O का उपयोग करते हैं। जो हम जब नाभिकीय रिएक्टर पढ़ेंगे, न्यूक्लियर रिएक्टर, तो इसके बारे में हम उसमें चर्चा करेंगे। तो सेकंड प्रॉब्लम एनर्जी प्रॉब्लम है और उसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, हम मंदक या मॉडरेटर का उपयोग करते हैं जिनसे ये न्यूट्रॉन्स टकराते हैं और इनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ताकि ये आगे के नाभिकों को विखंडित कर सके और इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सके, सेल्फ सस्टेनिंग कर सके। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ये हमने सेकंड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया है। तीसरी हम बात कर लेते हैं जो है एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम, यानी कि अवशोषण की समस्या। देखिए, हम ये देखते हैं कि हमारे पास प्राकृतिक यूरेनियम के दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस किया था, एक तो होता है U235 और एक होता है U238, और उसमें भी U238 की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है और यूरेनियम 235 की मात्रा कम होती है। मतलब यूरेनियम का अगर हमारे पास कोई सैंपल है तो उसमें दो प्रकार के यूरेनियम आइसोटोप्स होते हैं, 235 और 238। ठीक है, आप समझिए इस प्रोसेस को। इसमें भी इसकी परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा होती है और इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, कम होती है। देखिए, बुक में कुछ और लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन हम जो बात करें उस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर हम चेन रिएक्शन तो 235 से करते हैं, क्योंकि इसमें जब न्यूट्रॉन अवशोषित होता है तो ये अनस्टेबल नाभिक में बदलता है। तो हम इस प्रोसेस को एक बार वापस समझते हैं। समझिए किस प्रकार से कि यूरेनियम के नाभिक पर जब कोई तापीय न्यूट्रॉन आपतित होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई तापीय न्यूट्रॉन आपतित हुआ, तो तापीय न्यूट्रॉन की ऊर्जा 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। मतलब तापीय न्यूट्रॉन इसके साथ तो रिएक्शन करेगा नहीं, क्योंकि ये रिएक्शन करता है किसके साथ, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन्स के साथ। तो ये जो न्यूट्रॉन इस यूरेनियम के नाभिक पर आ रहा है, मतलब ये न्यूट्रॉन किसके साथ रिएक्शन करेगा, इसके साथ। तो हम इस नाभिक को ये मान लेते हैं कि ये न्यूट्रॉन इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये न्यूट्रॉन इस पर आपतित हो रहा है। ये न्यूट्रॉन जब इस पर आपतित होगा तो ये यूरेनियम 235 से
किस में बदल जाता है, ये बदल जाता है यूरेनियम 236 में, जो कि अनस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होने के कारण ये दो नाभिकों में टूटता है, मध्यवर्ती नाभिकों में, और उसके साथ ही हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स और रिलीज होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारे पास नए न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, इनकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होती है, जो कि काफी ज्यादा है। हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर ये जो नए न्यूट्रॉन्स रिलीज हुए हैं, ये नए न्यूट्रॉन्स इस नाभिक के अंदर ही है। तो नाभिक के अंदर हमारे पास यूरेनियम 238 भी मौजूद है, और ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के न्यूट्रॉन्स को अवशोषित कर सकता है। तो ये जो न्यूट्रॉन्स अवशोषित हो रहे हैं 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, ये इसमें अवशोषित हो जाने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज वैल्यू भी ज्यादा है। तो जब ये 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो यूरेनियम 235 में अगर अवशोषित हो जाएंगे, तो इस स्थिति में चेन रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास और एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं होंगे न्यूट्रॉन्स, और रिएक्शन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाती है अवशोषण की प्रॉब्लम। क्या होगी कि हमारे पास जो उत्सर्जित न्यूट्रॉन्स है उनकी ऊर्जा ज्यादा होती है, ज्यादा ऊर्जा वाले जो न्यूट्रॉन्स है वो यूरेनियम 238 में आसानी से अवशोषित हो सकते हैं, और अवशोषित होने के कारण हमारे पास और ज्यादा न्यूट्रॉन्स बचेंगे नहीं, और न्यूट्रॉन्स नहीं बचेंगे तो जो ये प्रॉब्लम होगी, सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो पाएगी ये रिएक्शन। तो इस प्रॉब्लम का समाधान किस प्रकार से किया जाता है? इस प्रॉब्लम का समाधान इस प्रकार से किया जाता है कि हम मंदक और इस यूरेनियम 238 की सिचुएशन को, या हम जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर है उसकी जो हमारे पास क्या कहते हैं ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, उसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है कि जो उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स हैं ये हमेशा ही पहले मंदक से टकराएंगे, और जब ये मंदक से टकराएंगे तो इनकी ऊर्जा 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कितनी हो जाएगी, 0.04 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। और अगर ये मंदक से पहले टकराएंगे और इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, तो ऊर्जा कम होने के कारण ये इस यूरेनियम 238 में अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे, और अगर अब्सॉर्ब नहीं हो पाएंगे तो ये चेन रिएक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे, और इस प्रकार हमारे पास ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेन हो जाएगी, मतलब स्वतः ही आगे बढ़ती जाएगी। तो बेसिकली हम इस प्रॉब्लम को इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ज्योमेट्री के बेसिस पे डिजाइन इस प्रकार से करते हैं कि ये उत्सर्जित होने वाले न्यूट्रॉन्स पहले हमेशा ही मंदक से टकराएंगे, उसके बाद वापस नाभिक या सैंपल्स के पास आएंगे। तो इस वजह से पहले इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, और ऊर्जा कम हो जाएगी तो ये यूरेनियम 238 के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, और यूरेनियम 235 के साथ ही रिएक्शन करेंगे, और चेन प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाएंगे, मतलब प्रोसेस स्वतः ही आगे बढ़ती जाएगी। तो हमने गाइस आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली क्या डिस्कस किया कि कोई भी चेन रिएक्शन सेल्फ सस्टेनिंग होने के लिए, स्वतः आगे बढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और तीनों तरह की प्रॉब्लम्स को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में, कि न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली क्या होता है, उसमें किस प्रकार से नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है, और उसकी क्या क्या फंक्शनिंग है, और उसमें हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से करते हैं। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।